ये अफवाहें जंगल में आग की तरह फैल गई। किसी ने सच जानने की जहमत नहीं उठाई और बस इसी के साथ हिंसा का वो तांडव शुरू हुआ जिसकी कल्पना किसी ने की भी नहीं थी। कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन क्या हम सच में पुरानी चोटों से कुछ सीखते हैं या हम सिर्फ सत्ता में बैठे लोगों की कठपुतली हैं जिन्हें वो अपनी सुविधा से नचाते रहते हैं। शायद जैसे ट्रेन टू पाकिस्तान में हुकुमचंद ने खुद को असहाय महसूस किया था, वैसे ही पुलिस वालों ने भी उस खूनी दंगे के दौरान महसूस किया होगा, या फिर उस नफरत में फंसकर कहीं इंसानियत देख नहीं पाए होंगे। किसी खेत में गोभी के फसल के नीचे 100 से ज्यादा इंसानी कंकाल दबे मिले। ये किसी फिल्म का सीन नहीं, बल्कि भागलपुर के इतिहास का वो खूनी पन्ना है जिसे सियासत की स्याही से रंगा गया था। भागलपुर का सांप्रदायिक टकराव का लंबा इतिहास रहा है, 1924, 1936, 1946 और 1967 में भी। लेकिन अक्टूबर 1989 के दंगे अलग थे। सिल्क सिटी के नाम से मशहूर भागलपुर में अब हवा धीरे धीरे बदलने लगी थी। एक अजीब सी बेचैनी और तल्खी अब लोगों के दिलों में घर करने लगी थी। आइए इस बारे में बात करें कि उन दिनों देश में चल क्या रहा था जिसने अप्रत्यक्ष और अनिवार्य रूप से एक हिंसक नरसंहार को जन्म दिया जो लगभग 2 महीने तक चला। उन्नीस 1980 का दशक इतिहास का एक ऐसा दौर जब बदलाव बहुत तेजी से हो रहे थे, जिन्हें ज्यादातर राजनीति और मीडिया ने योजनाबद्ध तरीके से गढ़ा था। शहाब बानो तलाक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद प्रगतिशील फैसला सुनाया जिसमें अनिवार्य रूप से उन्हें गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया गया। इससे मुस्लिम मौलवी नेतृत्व का नियंत्रण खतरे में पड़ गया और समुदाय ने इसका खुल के विरोध किया। इसके तुरंत बाद राजीव गांधी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए एक कानून पारित किया। इसे न्याय और एकरूपता की कीमत पर मुसलमानों का तुष्टीकरण करार दिया गया। बाद में स्थिति को शांत करने के प्रयास में राजीव गांधी की सरकार ने हिंदू पूजा के लिए बाबरी मस्जिद के दरवाजे खोलने के आदेश दे दिए। 1986 में जब बाबरी मस्जिद के ताले खोले गए, तभी से सांप्रदायिक तनाव बढ़ने लगा था। 1989 में देश के अलग अलग हिस्सों में रामशिला जुलूसों के दौरान हिंसा में करीब 1174 लोग मारे गए थे। 1986 से 1993 इन 7 सालों के दौरान सबसे ज्यादा मौतें भागलपुर दंगों में हुई। दंगों में बचे लोगों के लिए आने वाला साल अदालत, थानों और वेलफेयर दफ्तरों के चक्कर लगाने में बीत गए। भागलपुर में सांप्रदायिक तनाव कोई नई बात नहीं थी, लेकिन इस बार माहौल कुछ ज्यादा ही गर्म था। अगस्त 1989 में मुहर्रम और विशहरी पूजा के वक्त दोनों समुदाय के बीच टकराव ने आने वाले बड़े खतरे का साफ इशारा दे दिया था। जानकार मानते हैं कि भागलपुर दंगों की पटकथा इसी सियासी उठापटक में लिखी जा रही थी। जो शहर अपनी कला के लिए जाना जाता था, वो धीरे धीरे नफरत की प्रयोगशाला बनता जा रहा था। जुलूस में लगातार नारे गूंज रहे थे। ये नारे सिर्फ आवाज नहीं थे, बल्कि डर और तनाव को हवा देने वाले थे। शहर की गलियों में जुलूस प्रवेश होने वाला था और उसमें शामिल भीड़ की मंशा को देखकर समझ पाना मुश्किल नहीं था। माहौल भारी था और हर कोई आने वाले टकराव को महसूस कर रहा था। जुलूस जैसे जैसे ततारपुर की ओर बढ़ा, जो कि मुस्लिम इलाका है, वहां के लोग सड़कों पे उतर आए और रास्ता रोक दिया। मुस्लिम स्कूल के पास पुलिस ने भी जुलूस को थामने की कोशिश बहुत की। पुलिस ने जुलूस का नेतृत्व कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की। ततारपुर वाले पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। वे चौक के बाद जुलूस को जाने नहीं देंगे। अचानक पुलिस पर पटाखों जैसे बम फेंके गए। कुछ ही पलों में चारों ओर धुआं का गुबार छा गया, इतना कि एसपी और डीएम तक उनमें गुम हो गए। अफरा तफरी और डर की एक परत पूरे इलाके में फैल गई। उस समय भागवत झा आजाद कांग्रेस के सांसद थे। कांग्रेस के ही जिला उपाध्यक्ष गिरीश प्रसाद सिंह आज भी कांपती आवाज में याद करते हैं, भागवत झा आजाद और शिवचंद्र झा दोनों ही कांग्रेस के नेता थे, लेकिन उनके आपसी टकराव ने पूरे शहर का माहौल बिगाड़ दिया। अफवाहों ने तब जोर पकड़ लिया जब ये सुनने को आया कि एक इलाके के कुएं में टुकड़ों में शव मिले हैं। स्थानीय पत्रकार ने तुरंत घोषणा की कि ये मुस्लिम भीड़ द्वारा मारे गए हिंदू छात्रों के शव हैं, लेकिन बाद में उनकी पहचान मोहम्मद जावेद के परिवार के सदस्य के रूप में की गई। ये अफवाहें जंगल में आग की तरह फैल गई। किसी ने सच जानने की जहमत नहीं उठाई और बस इसी के साथ हिंसा का वो तांडव शुरू हुआ जिसकी कल्पना किसी ने की भी नहीं थी। भागलपुर शहर और उसके आसपास के गांव नफरत की लपटों में घिर गए। जो कल तक पड़ोसी थे, वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। 24 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक पूरे भागलपुर में सिर्फ और सिर्फ हिंसा का नंगा नाच होता रहा।
भागलपुर में जो हुआ उसे सिर्फ दंगा कहना शायद उस त्रासदी को कम करने या उसको कम आंकना होगा। ये नरसंहार था जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया था। इन घटना के बाद 250 से ज्यादा गांव हिंसा की चपेट में आए और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। विभिन्न पुलिस थानों में लगभग 142 एफआईआर दर्ज की गई। लगभग 1283 व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया। दर्ज किए गए लगभग 864 मामलों में लगभग 535 मामले बंद कर दिए गए और अधिकांश आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। इस कहानी में 2 ऐसे गांव भी थे जो उसी हिंसा के चपेट में आए थे, लोगान और चंदेरी। 27 अक्टूबर को एक उन्मादी भीड़ इसी गांव को घेर लिया। अपनी जान बचाने के लिए गांव के लोग पास के पोखर में छिप गए, लेकिन दंगाई वहां भी पहुंच गए। उन्होंने एक एक करके लोगों को बाहर निकाला और बहुत ही बेरहमी से मार डाला। वहशीपन यही नहीं रुका। हत्यारों ने सबूत मिटाने के लिए लाशों को पास के खेत में दफना दिया और उस जमीन पर गोभी के पौधे लगा दिए। कई हफ्तों के बाद जब गिद्धों को मनराता देख जांच शुरू हुई तो उस गोभी के खेत से एक एक कर 100 से ज्यादा लाशें निकली। ये घटना गोभी कांड के नाम से भी जानी गई, जो इंसानी क्रूरता और प्रशासनिक विफलता का सबसे घिनौना चेहरा था। इन सब के बाद उसी दिन चंदेरी में 60 से ज्यादा लोगों को कत्लेआम हुआ। मलिका बेगम जैसी कई पीड़िताएं उस दिन भयावहता की जीती जागती गवाह है, जिनका दंगाइयों ने पैर काट डाला था। भागलपुर की आग केवल अफवाहों से नहीं भड़की थी, इसे भड़काने में सियासत की हवा और प्रशासन की नाकामी ने आग में घी का काम किया। और जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो इंसाफ की आस किस दरवाजे पर छोड़ी जा सकती थी। इस पूरे घटनाक्रम ने कांग्रेस सरकार की छवि को दोनों समुदायों में तबाह कर दिया। जस्टिस NN सिंह आयोग ने अपनी रिपोर्ट में 125 प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को दंगों के लिए जिम्मेदार ठहराया, लेकिन उनमें से कई अधिकारियों को सजा मिलने की बजाय सरकार में तरक्की मिलती रही। ये भागलपुर के लोगों के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात था, जहां इंसाफ का गला घोट दिया गया और सियासत ने अपने दागदार दामन को बचाने के लिए सब कुछ ताक पे रख दिया। 1989 के दंगों के बाद मुस्लिम और दलित मतदाता कांग्रेस से पूरी तरह छिटक गए। 1990 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार झेलनी पड़ी और उसका 40 साल पुराना दबदबा खत्म हो गया। 1989 से पहले तक भागलपुर कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता था, लेकिन दंगों के बाद आज तक कांग्रेस वहां कभी जीत नहीं पाई। इसी राग से बिहार में एक नई राजनीति ने जन्म लिया, जिसे पिछड़ों की राजनीति या मंडल की राजनीति कहा गया। लालू प्रसाद यादव एक नए नेता के तौर पे उभरे, जिन्होंने खुद को मुस्लिम और पिछड़ी जातियों के मसीहा की तरह पेश किया। भागलपुर दंगा बिहार में कांग्रेस के पतन और पिछड़ी जातियों की सियासत के उदय का एक टर्निंग पॉइंट बन गया। दंगों के बाद इंसाफ की लड़ाई कई दशकों तक चली। 2005 में नीतीश कुमार की सरकार ने जस्टिस NN सिंह की अध्यक्षता में एक जांच आयोग बनाया, जिसने 2015 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट ने एक बार फिर तत्कालीन कांग्रेस सरकार और प्रशासन की नाकामी को उजागर किया। कुछ लोगों को अदालतों से सजा भी मिली, लेकिन ज्यादातर बड़े चेहरे और असली गुनाहगार कानून के शिकंजे से साफ बच निकले। आज भी भागलपुर की गलियों में उन दिनों की खौफनाक यादें जिंदा है। दंगों ने हिंदू और मुसलमान समुदाय के बीच शक और नफरत की ऐसी दीवारें खड़ा कर दी, जिसे पटाने में दशकों लग गए। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस कहानी पर सोचें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि हम एक समाज के तौर पर ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे इतिहास की ये काली गलतियां फिर कभी न दोहराई जाए। इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये सच्चाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे।